Hello everyone, this is Rupi Trivedi from NCMS Chavua. Welcome to the account class. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाला जो पोर्शन था, जो टॉपिक था, वो ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला था, लेकिन उसका एक जो लास्ट पॉइंट था हमारा वो बाकी था। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम वो जो 5th पॉइंट जो रह गया था वो कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ डेथ ऑफ अ पार्टनर और उसका जो कैलकुलेशन है और उस टाइम जो सेटलमेंट है वो सारी प्रोसेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो 5th पॉइंट हमारा कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब जब पार्टनर रिटायरमेंट ले लेगा तो उस टाइम पर उससे हमको उसका अभी तक का रिटायरमेंट की डेट तक में उसका जो भी पुराना जो भी प्रॉफिट का शेयर है, जो भी सारी चीज़ें उसकी बिजनेस में अभी तक है, वो सारी चीज़ें हमें उससे पे करनी रहती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हम उससे पे करते हैं, तो उसको हम जो चीज़ें पे करने वाले, मतलब वो जो रिटायरिंग पार्टनर जो चीज़ें रिसीव करेगा, रिटायरिंग पार्टनर जो चीज़ रिसीव करेगा वो हम यहाँ पर हमारे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हम क्रेडिट करेंगे या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिटायरिंग पार्टनर रिसीव करेगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे उसकी कैपिटल पे की जाएगी। फिर उसका प्रॉफिट, मतलब असेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो उसे शेयर दिया जाएगा। फिर रिजर्व और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें जो उसका शेयर होगा वो उसे पे किया जाएगा। फिर गुडविल, फर्म की जो गुडविल है, गुडविल में भी उसे शेयर पे किया जाएगा। नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। उसके बाद अगर कोई अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है और उस बीच अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग से लेके उसके रिटायरमेंट की डेट तक का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी उससे पे किया जाएगा। साथ ही साथ उस टाइम तक की रेट, मतलब रिटायरमेंट की जो डेट है उस डेट तक में अगर उसकी कोई सैलरी वगैरह बनती है तो उस रिटायरमेंट की डेट तक की जो सैलरी है वो भी उससे पे की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम। इसका मतलब ये है कि वो रिटायरिंग पार्टनर ये सारी चीज़ें रिसीव करेगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हम डेबिट साइड में शो करेंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उस रिटायरिंग पार्टनर को बिजनेस को पे करनी रहेगी। तो अगर उसने कोई ड्राइंग किया है तो वो ड्राइंग का अमाउंट उसे पे करना रहेगा, इंटरेस्ट भी उसके साथ उससे पे करना पड़ेगा, इसलिए हम उसके अकाउंट में इसे डेबिट कर देंगे। फिर अगर एक्यूमुलेटेड लॉस अगर होता है तो प्रॉफिट होगा तो फर्म उसे देगी, लेकिन अगर लॉस होगा तो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है। फिर शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी इसके रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। डेबिट करने का मतलब ये हो गया कि वो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो रिटायर होने के पहले ये लॉस यहाँ पर फर्म को कंप्लीट करके जाएगा। ठीक है, लॉस का अमाउंट पे करके जाएगा। तो सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ पर सेटलमेंट के लिए एक तरीके से जर्नल एंट्रीज होती है। सेटलमेंट क्या हो गया कि आपने देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिटायरिंग पार्टनर को देनी थी और कौन कौन सी चीज़ें उसको उससे लेनी थी। बिजनेस ने ये चेक कर लिया कि कितना बिजनेस पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को और रिटायरिंग पार्टनर कितना अमाउंट बिजनेस को पे करेगा। तो एक जो अमाउंट मेन बनेगा उस रिटायरिंग पार्टनर का, उस अमाउंट को अब बिजनेस जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को पे करेगा। ठीक है, तो सारा लेना देना जो भी है सेटलमेंट सारा कंप्लीट हो गया। अब वो सेटलमेंट किस तरीके से होगा, जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो उसे कैश पे कर दिया, ठीक है, कैश पे कर दिया कि ठीक है अब आप रिटायरमेंट ले रहे हो और इतना अमाउंट आपका बिजनेस में बनता है, ये अमाउंट आप लीजिए। ठीक है, तो या तो आपने उसको कैश पे कर दिया या तो आप क्या कर दोगे, चेक के थ्रू आपने पे कर दिया। तो ये कैश और चेक एक तरीके से सेम सेंस में लिया जाता है। कैश पे हो रहा है तो कैश अकाउंट से एंट्री हो जाएगी और अगर आप बाय चेक पे कर रहे हो तो बैंक अकाउंट से एंट्री हो जाएगी। लेकिन एक तरीका और होता है कि कभी कभी जो फर्म है, फर्म के पास इनफ बैलेंस नहीं होता है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, इतना बैलेंस नहीं होता है कि वो रिटायरिंग पार्टनर को पूरा के पूरा अमाउंट एक तरीके से कैश या बैंक पे कर सके। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर को एज ए थर्ड पार्टी वो ट्रीट करते हैं और एक तरीके से उसका एक लोन अकाउंट कंपनी की बुक्स में, मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो बुक्स बनती है उनके जो भी अकाउंट्स होते हैं उनमें अकाउंट्स में एक अकाउंट और ओपन कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर के नेम से कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है। ठीक है, तो अगर आप जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिटायरिंग पार्टनर को एज ए कैश या एज ए बैंक पे नहीं कर पाती है तो वो उसके नाम से एक लोन अकाउंट ओपन कर देती है और जितना भी अमाउंट उसे पे करना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता जाता है। और जब तक पूरा के पूरा अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं हो पाता है तब तक बिजनेस क्या करती है, उसके अमाउंट पे एक तरीके से एज अ इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। तो वो लोन के सेंस में, मतलब उसके जर्नल एंट्री जो होगी सेटलमेंट की वो किस तरीके से होगी, तो पहले तो क्या होगा कि इफ़ द अमाउंट इज इमीडिएटली पेड ऑफ, मतलब सारा के सारा अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया कैश में, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिसीवर कौन है, जो पार्टनर रिसीव करेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अमाउंट रिसीव करेगा तो रिसीवर डेबिट हो गया, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फिर टू कैश या बैंक अकाउंट,
आपने उसको कैश के थ्रू पे किया है तो बैंक से बिजनेस से आपकी कैश डिक्रीज हो जाएगी, तो कैश क्रेडिट हो गई। अगर आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हो तो बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि अगर आपने उसको इमीडिएटली पे नहीं किया तो आप उसका लोन अकाउंट ओपन करोगे, तो रिसीवर तो कौन हो गया, रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। उसके बाद आप उसको लोन के थ्रू पे कर रहे हो, कैश के थ्रू पे कर रहे थे तो आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब लोन के थ्रू पे कर रहे हो तो आप एक लोन अकाउंट ओपन करोगे, तो लोन अकाउंट आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो लोन अकाउंट को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब लोन अकाउंट ओपन किया है तो जब तक लोन कंप्लीट नहीं होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट जो होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, वो एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, लोन अकाउंट पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, तो लोन अकाउंट तो क्रेडिट ही रहेगा, इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके लिए क्वेश्चन हम देखते हैं, XYZ were partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Okay, their balance sheet as at 31st March 2019, आपको यहाँ पर ओल्ड रेशियो दे रखा है, XYZ देर आर 3 पार्टनर्स है और उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि Y रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब Y ने क्या करा, रिटायरमेंट ले लिया। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट पहले प्रिपेयर करेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट, चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या आपके रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हट जाएगा यहाँ से। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स मतलब क्या हो गया, आपके ऐसे डेटर जो आपको पैसा देने वाले थे लेकिन अब आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो पैसा आपका डूब गया, वो आपका क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स। तो एक तरीके से 2000 के अब आपके बैड डेब्ट्स हैं, मतलब डेटर आपके 2000 से रिड्यूस हो गए। देखिए ये डेटर थे आपके, ये डेटर का अमाउंट कितना है, 19,000। डेटर्स आपको कितना मिलने वाला था, 19,000, जिसमें से 2000 के आपके बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब 2000 के आपके ऐसे डेटर है जो आपको पैसा नहीं देंगे, तो डेटर आपके 2000 से डिक्रीज हो गए, तो असेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो किधर आ जाएगी, डेबिट साइड में। 2 बैड डेब्ट्स करके आपने 2000 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, तो पेटेंट की जो आज की तारीख में जो वैल्यू है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नील है, वैल्यूलेस है पेटेंट। तो पेटेंट्स आपके एक तरीके से डिक्रीज हो गए, तो पेटेंट्स 9000 जितना अमाउंट था पूरा के पूरा रिड्यूस हो गया, ये 9000 आपने यहाँ पर शो कर दिया। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, आपने डेबिट क्रेडिट का टोटल लगा कर यहाँ पर आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आया है, मतलब ये आपका लॉस है, तो लॉस आपने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमने बैलेंस शीट में से ले ली। उसके बाद क्या करा कि जो लॉस थे ये लॉस भी हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिए तीनों पार्टनर्स के। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आपकी जो बैलेंस शीट है यहाँ पर रिजर्व दे रखा है, रिजर्व 18,500 ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर ये जो रिजर्व था ये ओल्ड रेशियो में हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है, 70,000। ओके, वॉज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, तो बुक्स में उसको अपीयर नहीं थी है। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 70,000। हम क्या करेंगे, गुडविल के लिए गेन कैलकुलेट करते हैं, तो गेनिंग रेशियो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ओल्ड रेशियो था 2:1, न्यू रेशियो आपको नहीं दे रखा है, तो क्या किया, जो पार्टनर चला गया वही आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ओके, और जब आप गेन कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, अगर आप गेन कैलकुलेट करोगे तो गेन भी आपका यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल टोटल फर्म की दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, मतलब ये जो गुडविल में सबसे पहले हमको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 70,000 टोटल गुडविल है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था 2/5, तो 2/5 जब आपने 70,000 का कैलकुलेट किया तो 28,000 का क्या आ गया, वाई का शेयर आ गया। अब ये वाई का जो शेयर है गुडविल का 28,000, ये दोनों पार्टनर्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स कितना हो गया 18,667 और जेड का कितना हो गया 9,333। अब ये एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री अगर देखी जाए तो क्या करते हैं, हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री तक तो आपको क्लियर है। अब इसको हम कैपिटल अकाउंट में जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट। कैसे, एक्स कैपिटल और जेड कैपिटल, एक्स और जेड को यहाँ पर हमने डेबिट किया है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट में लेके जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट के लिए ध्यान देना, इन जर्नल एंट्री में आपने इन दोनों के सामने जो अमाउंट लिखे थे वो अमाउंट आप किसके कॉलम में लिखोगे, एक्स यहाँ पर आ गया, जेड आ गया, कौन रिटायरमेंट ले रहा है, वाई।
तो ये दोनों मिलकर किसको अमाउंट पे करेंगे, वाई को। तो एक्स कितना पे कर रहा है वो वाई के कॉलम में लिख दिया, और जेड कितना पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को वो आपने वाई के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल एंट्री में हमने क्या करा था, वाई को हमने क्या किया है क्रेडिट, तो वाई अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा डेबिट साइड में, सॉरी वाई आपका हो जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड में, ठीक है, वाई कैपिटल अकाउंट करके। अब यहाँ पर जो अमाउंट है कहाँ पर आएंगे, एक्स और जेड में, कि वाई को एक्स कितना देगा इतना और जेड कितना देगा इतना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री आप बोल सकते हो, डबल साइड पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या हो रहा है, जनरल एंट्री आपको पता है कि आपने किसको डेबिट किया, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को आपने क्रेडिट किया, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन पार्टनर को आपने वहाँ पर डेबिट किया था वो यहाँ पर क्रेडिट में आपने शो कर दिए, और जिस पार्टनर को आपने वहाँ पर क्रेडिट किया था उसको आपने डेबिट में शो कर दिया। अमाउंट के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपने इन दो पार्टनर को क्रेडिट में लिखा है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है अमाउंट जो है वो अमाउंट आप कहाँ लिखोगे, रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में, और यहाँ पर ये रिटायरिंग पार्टनर आपने लिखा है तो अमाउंट कहाँ पर जाएंगे, गेनिंग पार्टनर के कॉलम में। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स एज अ गुडविल 18,667 रुपीज़ किसको पे करेगा, वाई को, क्योंकि वो रिटायरमेंट ले रहा है, और जो जेड है वो 9,333 रुपीज़ पे करेगा किसको, रिटायरिंग पार्टनर को एज अ गुडविल। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि ये दोनों मिलकर इतना इतना अमाउंट वाई को पे कर रहे हैं। और यहाँ पर एंट्री करने का क्या मीनिंग होता है कि एक्स अपने अकाउंट में से इतना अमाउंट दे रहा है, वाई जेड अपने अकाउंट में से इतना अमाउंट दे रहा है, किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट इनके अकाउंट में से, ये दोनों अमाउंट आपने डेबिट में शो करे हैं, मतलब ये अमाउंट इनके अकाउंट में से रिड्यूस होंगे, और यहाँ पर हमने वाई के कॉलम में शो किया है, मतलब वाई को ये अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं और बैलेंस इक्वल करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट जिस पार्टनर ने लिया है उसका जो भी बैलेंस होगा निकालोगे आप वैसे ही, लेकिन बैलेंस को आप किस नेम से लिखोगे। अगर बोला होता क्वेश्चन में कि कैश के थ्रू पे किया तो आप कैश लिख देते, अगर बैंक के थ्रू पे किया है तो बैंक लिख देते, कुछ भी नहीं बोला है तो आप क्या करोगे, उसके लोन अकाउंट के नाम से लिखोगे। तो उसका जो डिफरेंस आया है वाई का, तो वाई का जो डिफरेंस आया है वो 91,000 का है, उसका जो बैलेंस है आप बैलेंस सीडी करके नहीं लिखोगे, आप उसके लोन अकाउंट के नाम से आप यहाँ पर शो करोगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 91,000 कैसे है, ये बैलेंस है जिसे हमने लोन अकाउंट के नाम से लिखा है, और एक्स और जेड तो अभी भी बिजनेस में है तो उनका जो बैलेंस है वो बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर मेंशन होगा, और यहाँ पर इनका टोटल लगा दे, ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी, कैश अकाउंट में 8,000 जो कि ओल्ड बैलेंस शीट से आप एज इट इज़ लेकर आओगे, डेटर्स आपके रिड्यूस हो गए थे तो रिड्यूस करने के बाद 17 के बचे, स्टॉक और बिल्डिंग में भी जो इफेक्ट आया था वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। स्टॉक और बिल्डिंग पे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं था तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लिया, ठीक है आपने। उसके बाद क्रेडिटर्स से आपके 49 थे, एज इट इज़ आपने शो कर दिया। लोन आपने यहाँ पर एक लोन अकाउंट आपने ओपन किया तो ये लोन आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए आपने 91,000 को एज ए लोन 91,000 शो किया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। कैपिटल्स नए कैपिटल अकाउंट से आपको जो पार्टनर्स की कैपिटल मिली है 66 और ये 67, ये दोनों अमाउंट इनकी कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल आपने यहाँ पर शो कर दी। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई और आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 32 में, और यहाँ पर XYZ देयर आर 3 पार्टनर्स, और आपको लास्ट में उसने क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तब आप प्रिपेयर कर पाओगे जब आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा और रिवोल्यूशन अकाउंट का भी बैलेंस होगा। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और रिवोल्यूशन अकाउंट है ये आपको वर्किंग नोट में शो करने रहेंगे, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन होगा वही आपकी लास्ट बैलेंस शीट में जाएगा। फाइनल हमारी लास्ट में जो बनती है वो कौन सी होती है, बैलेंस शीट होती है। तो बैलेंस शीट में सारे अमाउंट जब तक कैलकुलेट नहीं होंगे तब तक आप बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो रिवोल्यूशन अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब जो 1500 है वो प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड थे, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। तो ये गलती आप एक तरीके से रेक्टिफाई करोगे। तो ये 1500 जो बाय मिस्टेक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, अब हम क्या करेंगे, वापस से प्रीपेड इंश्योरेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1500 प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड थे। प्रीपेड एक तरीके से हमारी असेट होती है, तो असेट 1500 से आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में
हम पहले रिवोल्यूशन अकाउंट देखेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में ये प्रीपेड इंश्योरेंस से आपके 1500 से आपने इंक्रीज कर दिया। देन आपको आगे बोला उसने कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पे 5% आपको एक तरीके से प्रोविजन क्रिएट करना था। तो डेटर कितना आपका 10,000, 10,000 का जब आप 500 कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा आपका 500। तो आपका जो प्रोविजन है वो 500 तक आपको बढ़ाना है। तो 200 तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको कितना और बनाना है 300। तो 300 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 300 से प्रोविजन आप शो कर दोगे यहाँ पे। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 300, टोटल आपको 500 तक रखना है। तो 200 ऑलरेडी बना हुआ है, कितना और बनाना है 300। तो 300 से ही आपकी एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजन लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी अमाउंट होगा उसका 20% से आप इंक्रीज कर दोगे क्रेडिट साइड में। फिर अ प्रोविजन ऑफ 4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। तो ये आउटस्टैंडिंग बिल के नाम से आपकी एक लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। तो ये एंट्री आप डेबिट साइड में कर दोगे। फिर गुडविल का कैलकुलेशन तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये रिवोल्यूशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वाला भी आ गया और ये लैंडिंग बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ, ये भी आपने मेंशन कर दिया। इसका जो डिफरेंस आया वो कितना है 7,200, जो कि आपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स की कैपिटल हमने मेंशन कर दी। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई रिजर्व वगैरह दे रखा है क्या बैलेंस शीट में? तो बैलेंस शीट में यहाँ पर कोई रिजर्व नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, गेन चाहिए। तो गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशो। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको okay, the Y's share of goodwill be adjusted on that of x and y, x and z who will share profit in future in the ratio 3:1। 3:1 का फ्यूचर रेशो। तो यहाँ पर फर्म की जो टोटल गुडविल है वो कितनी दे रखी है आपकी 21,600। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशो यहाँ पर दे रखा है क्या? ओल्ड रेशो यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आप क्या बोला है कि z who were sharing profit in the ratio of their capitals स्टूड एज फॉलोस एज 31 मार्च 2019। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, कैपिटल रेशो। तो इनकी जो कैपिटल्स है, इन कैपिटल्स के बेस पर हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उससे हम गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कैपिटल रेशो कहाँ चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल थी तीनों की 45, 30 और 15। इनको जब आपने कट करके जब छोटा किया तो कितना हो गया 3:1, ये इनका ओल्ड रेशो हो गया। ओके, अब न्यू तो आपको दे ही रखा था क्वेश्चन में, तो ओल्ड माइनस न्यू किया तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, एक्स और जेड का गेन आ गया। तो गेन कितना हो गया 3 और 1। अब गुडविल देख लेंगे। गुडविल की टोटल अमाउंट था 21,600, जिसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, तो उसका शेयर है 7,200। अब ये 7,200 3 और 1 में जो गेनिंग पार्टनर है ये अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5,400 और 1,800। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर हो जाएंगे क्रेडिट, लेकिन अमाउंट आ जाएंगे गेनिंग पार्टनर के कॉलम में। अब यहाँ पर नाम आएगा आपका गेनिंग पार्टनर का, लेकिन अमाउंट आ जाएंगे आपके यहाँ पर नाम आपके गेनिंग पार्टनर के आएंगे और अमाउंट आएगा रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में। और यहाँ पर आप नेम मेंशन करोगे रिटायरिंग पार्टनर का और अमाउंट आ जाएंगे आपके गेनिंग पार्टनर के कॉलम में। और इस तरीके से आपने इसका डिफरेंस निकाला, कहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र करना है ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस आपने कैलकुलेट किया है उसे हम लोन अकाउंट के थ्रू यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और बाकी पार्टनर का एज इट इज़ जैसे हम शो करते हैं बैलेंस रेडी करके हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री पूछी थी और बैलेंस शीट पूछी थी, तो पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग। ओके, और सेकंड जर्नल एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। और थर्ड जर्नल एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। 3 जर्नल एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाएगी। और एक जो जर्नल एंट्री आपकी होगी गुडविल के कैलकुलेशन की, तो गुडविल में क्या करते हैं हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, मतलब एक्स कैपिटल, जेड कैपिटल और टू रिटायरिंग पार्टनर टू वाई कैपिटल। और साथ ही साथ हमने यहाँ लोन अकाउंट भी ओपन किया है, तो एक लोन अकाउंट की भी आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो इस लोन अकाउंट की क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई लोन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5 जर्नल एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। फिर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। पंकज, नीरज एंड सौरभ, देर आर 3 पार्टनर्स। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2019 नरेश रिटायर्ड ऑन द डेट। बैलेंस शीट दे रखी है आपको क्वेश्चन की। ओके, चलो ये आपकी बैलेंस शीट है। अब यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लास्ट में आप देखिए कि आपको प्रिपेयर क्या करना है।
तो यहाँ पर गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट, सारे लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट में, मतलब एक तरीके से आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% से आपको इंक्रीज करना है, स्टॉक को आपको रिड्यूस करना है 10% से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको 5% तक मेंटेन करना है। तो ये डेटर कितने के आपके डेटर थे आपके 6000 पे 5% जब आप बनाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 300। तो यहाँ पर आपका जो प्रोविज़न है वो आपको 300 ही रखना था, लेकिन आपका यहाँ प्रोविज़न कितना है 400। तो मतलब ये प्रोविज़न आप 100 से रिड्यूस कर दोगे, तो प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होगी तो किधर चली जाएगी आपके क्रेडिट साइड, तो ये एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। बाकी एडजस्टमेंट आपके लिए इतने टफ नहीं रहेंगे। एक है फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर 1200 एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप 45,000। तो फर्नीचर अब 45 हो गया है, तो डिफरेंसिंग वैल्यू क्या आएगी उससे आपको एंट्री करना है। और जो लीगल डैमेज हुआ है 1200 का, ये भी आपका प्रोविज़न है, लाइबिलिटी है, ये भी आप लाइबिलिटी साइड में मेंशन कर दोगे। तो ये आ गया प्रीमाइसेस आपकी इधर आ गई, डाउटफुल डेब्ट्स आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई 100 से तो इधर आ गई, फर्नीचर इंक्रीज हुआ 4000 से इधर आ गया, स्टॉक डैमेज ये आपके इधर आ गया, और आपने डिफरेंस निकाला और ये आपका लॉस पार्टनर के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कोई चेंजेस नहीं है, रिजर्व था रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल आ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और साथ ही साथ आपने बैलेंस निकाले। लेकिन बैलेंस के पहले हमने यहाँ पर क्या करा, एक और चीज़ यहाँ पर हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है, गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट करोगे, गेनिंग सेक्रीफाइस की एंट्री जिस तरीके से करते हैं, जो एंट्री में आपने जिसको डेबिट किया है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और एंट्री में आपने जिसको क्रेडिट किया है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर नरेश कैपिटल अकाउंट करके 14,000 आ गया, और पंकज कैपिटल अकाउंट करके 14,000 यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आपने जनरल ये गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो गया। और जो अमाउंट था, अमाउंट के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो डिस्कस करनी थी, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी डिस्कस की हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक जो नई चीज़ वो हमें डिस्कस करनी थी वो ये थी कि एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिया है कि 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर, मतलब कि नरेश को हमको जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है, नरेश है। नरेश को जितना भी अमाउंट पे करना है उसमें से 26,000 तो उसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद उसने बोला है कि मतलब उसके लोन अकाउंट में आप 26,000 ट्रांसफ़र कर दो। फिर बोला है एंड द बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, और अगर बैलेंस बचता है, मतलब और अमाउंट अगर उसको पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को, मतलब नरेश को, तो वो आप हमारे बैंक अकाउंट से ले लो। और अगर उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो हम क्या करेंगे, नेसेसरी लोन में भी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, तो हम बैंक से लोन लेके उस रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे, इस पॉइंट का जो इफेक्ट आएगा वो आपके कैपिटल अकाउंट पे आएगा। उसने कहा था कि 26,000 आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो हमने क्या किया, नरेश लोन अकाउंट के नाम से नरेश के कॉलम में लिख दिया 26,000, क्योंकि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। अब अमाउंट उसको देना है 54,000 में से 26 तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, अब कितना बचा 28,000। तो 28,000 में उसने कहा है कि मतलब ये कहा गया है कि 28,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है जो पे करना है नरेश को, वो जितना हमारे पास बैंक के पास बैलेंस है वो बैंक के थ्रू पे कर दो, और अगर कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप बैंक से लोन लेके हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी के अभी हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर बैंक करके 28,000 हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। जो रिमेनिंग अमाउंट था वो हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया। बैंक बैलेंस होगा तो भी बैंक ही आएगा, और अगर बैंक से लोन लिया जाएगा तो वो बिज़नेस का जो फॉर्म है उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी पे तो उसको बैंक के थ्रू ही किया जा रहा है, तो वो 28,000 यहाँ पर शो किया जाएगा। अब यहाँ पर ये बैंक अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ बैलेंस शीट में देखना आपको, बैंक का अमाउंट कितना दे रखा है 7,600, मतलब जो बिज़नेस फॉर्म है उस बिज़नेस फॉर्म में जो रिमेनिंग मतलब जो बैंक का जो बैलेंस है वो कितना है 7,600 ही है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कितना करना था, उसको कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट पे करना था, उसे पे करना था 28,000 हमको पे करना था, मतलब बिजनेस को पे करना था नरेश को कितना 28, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कितना है 7,600 ही है। तो इसके लिए उसने क्या किया होगा, फर्म ने क्या किया होगा, 7,600 जो बैंक के पास थे वो तो दे दिया होगा, साथ ही साथ उसने एक्स्ट्रा लोन भी लिया होगा। तो लोन के लिए एक अकाउंट उसने ओपन किया है, तो यहाँ पर बैंक का अकाउंट हमने ओपन किया है, वहाँ पर तो बैंक करके 28 कंप्लीट कर दिया हमने ना, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट आएगा यहाँ पे बैंक अकाउंट हम ओपन करेंगे, बैलेंस बीटी करके बैंक कितना था 7,600। ओके, अब यहाँ पे
नरेश को पे कितना किया हमने, 28,000 हमको पे करना था, तो 28,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से 7,600 तो फर्म के पास, मतलब बिजनेस के पास 7,600 तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी थे। कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ी और 20,400, तो ये 20,400 का एक तरीके से बिजनेस ने लोन ले लिया बैंक से, और यहाँ बैंक लोन करके 2,400 कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर 28 पूरा के पूरा किसको पे कर दिया, नरेश को, तो जाके ये 28,000 हमने यहाँ पर शो किया। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, डेटर में जो प्रोविज़न है वहाँ 400 लेस किया था, यहाँ पे आप 3 ही लेस करोगे। बाकी स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, इसमें जो भी चेंजेस हुए वो आप रिकॉर्ड करोगे। क्रेडिटर एज इट इज़ आ जाएंगे, बिल्स पेबल एज इट इज़ आ जाएंगे। बैंक लोन लाइबिलिटी आपकी अब इंक्रीज हो गई है, तो ये लाइबिलिटी पहले नहीं थी लेकिन अब है और आगे भी चलती रहेगी, तो अभी बैलेंस शीट में आप बैंक लोन से 20,400 यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करोगे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपका टोटल लगाकर ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो पार्टनरशिप में जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे डेथ ऑफ अ पार्टनर कहा जाता है। द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड इमीडिएटली वेन एवर अ पार्टनर डाइज, ऑल्सो द फर्म में कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, तो जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एक तरीके से जो पार्टनरशिप है वो भी फिनिश हो जाती है। जैसे कि सपोज के किसी पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो दूसरा पार्टनर अकेला कैसे बिजनेस हैंडल करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए तो कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर का होना ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक ही पार्टनर रह जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस कि अगर मान लो कि 2 से ज़्यादा पार्टनर है, सपोज 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक पार्टनर की डेथ हो भी जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो रिमेनिंग पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, फिर द डिजीज पार्टनर मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, तो द डिजीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर इन द फर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उस पार्टनर का भी अभी तक जो भी बिजनेस में उसकी जो भी असेट थी या जो भी उसकी कैपिटल थी, जो भी उसका प्रॉफिट था, जितनी भी चीज़ें थी उन सब में जब जो भी उसका शेयर था वो सारे के सारे शेयर का कैलकुलेशन होता है और वो उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाता है। एग्जीक्यूटर कौन हो गया, एक तरीके से जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे डिजीज पार्टनर कहा जाता है और उसका जो नॉमिनी होगा उसे एग्जीक्यूटर कहा जाता है। तो पार्टनरशिप हिज शेयर इन द फर्म इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे हम जो भी चीज़ों का कैलकुलेशन करते थे, सेम चीज़ आपके डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो डिजीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके प्रॉफिट का शेयर का कैलकुलेशन करते हैं। ये कौन सा वाला प्रॉफिट है, सपोज किसी अकाउंटिंग पीरियड की स्टार्टिंग हुई है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को वो एंड हो जाएगा। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कहीं पर भी किसी भी टाइम पे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, ये पीरियड जब से स्टार्ट हुआ है और जब तक उसकी डेथ हुई है, ठीक है, सपोज के अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जून में किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो अप्रैल, मई और जून, तो ये अप्रैल, मई, जून तक का उसका जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर भी उसे पे किया जाएगा। तो वो जो प्रॉफिट का शेयर है वो कैसे कैलकुलेट होगा वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो ये जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट का ये 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट बेस हो जाएगा आपका ऑन द टाइम बेसिस एंड सेकंड इज ऑन सेल बेसिस। अगर आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा है तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर आपका क्वेश्चन में सेल दे रखी है तो सेल के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ऑन द टाइम बेसिस में प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। फिर मंथ टिल द डेट, मतलब ये मंथ कौन सा आएगा कि अकाउंटिंग पीरियड जब से स्टार्ट हुआ है उसमें जब पार्टनर की डेथ हो गई है तो पीरियड जहाँ से स्टार्ट हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड जहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसकी डेथ हुई है तब तक का जो ड्यूरेशन है वो मंथ आप काउंट करोगे, वो मंथ आप यहाँ पे लोगे, अपॉन में आ जाएगा आपका 12 इंटू डेथ पार्टनर शेयर। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो शेयर था वो शेयर यहाँ पर आप ले लोगे। और अगर हम सेल बेसिस की बात करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल इनटू सेल अप टू द डेथ, मतलब उस पार्टनर की डेथ हुई है तब तक की जो सेल है वो आप सेल ले लोगे इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर का जो शेयर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से ये 2 मेथड है, इन मेथड को लेकर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो डिजीज पार्टनर का। फिर जर्नल एंट्री, अब ये प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी,
तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नॉर्मली जो बिजनेस का रहता है, बिजनेस में जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया जाता है, जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर P&L सस्पेंस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर ओपन किया जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसे प्रॉफिट जो देना है, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसे जो प्रॉफिट पे किया जाना है वो प्रॉफिट के लिए, उस प्रॉफिट के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। और जब ये प्रॉफिट डिसीज पार्टनर को पे किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्री हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट है जो आपको ध्यान देना है, इफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स देन वी विल एडजस्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ओके। जैसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशो जो था अभी भी उस रेशो में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेम रेशो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके एंट्री करना है। लेकिन अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले कुछ और था और अभी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि पहले उनका प्रॉफिट कुछ और आता था, अब उनका प्रॉफिट कुछ और आएगा, तो पहले वाले प्रॉफिट और अभी के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है तब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, या उस डिफरेंसिंग अमाउंट को हमको एडजस्ट करना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। इसके लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 56, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, ओके। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1, ओके। सी डाइड ऑन 30 जून 2018, ओके। सी की डेथ हो जाती है। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 1 लाख एंड 10 लाख। तो ये जो 1 लाख दे रखा है ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और ये जो 10 लाख दे रखा है ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल। देन सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2018, अप्रैल टू जून मतलब पार्टनर की डेथ हुई है, कब हुई है 30 जून, तो जून में पार्टनर की डेथ हुई है, तो डेथ तक की जो सेल है वो सेल आपकी कितनी है 1,50,000, और आपको बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, तो डेथ तक का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको सेल दे रखी है, मतलब सेल बेसिस वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो आंसर में प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख, ओके। सेल दे रखी है 10 लाख। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे रेट पूछ लिया जाता है, मतलब एक तरीके से कि जो प्रॉफिट है वो सेल पर कितना परसेंट है, प्रॉफिट का सेल पर कितना प्रॉफिट है कितना परसेंट है, ठीक है। प्रॉफिट का सेल पर कितना परसेंट है, तो ये परसेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, तो 10% आपकी रेट आ जाएगी। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन में उससे पूछा है कि प्रॉफिट क्या होगा उसका, तो एक तरीके से जो सेल है, डेट जब पार्टनर की डेथ हो जाती है उस डेट तक की जो सेल है वो कितनी है 1,50,000, ओके। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर अपॉन आ जाएगा प्रीवियस ईयर सेल, ओके। प्रीवियस ईयर सेल, ओके, इनटू सेल अप टू द डेथ शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना आपका 1 लाख, ओके। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है आपकी 10 लाख, इनटू सेल अप टू द डेथ तक की सेल कितनी है 1,50,000, और जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर कितना 1/5। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो प्रॉफिट कितना आ गया 3,000। तो इस तरीके से जो डिजीज पार्टनर है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका प्रॉफिट हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60, X, Y and Z were partners in a firm, okay। तो X, Y, Z there are 3 partners, Z died on 31st May, 31st May मतलब अप्रैल को सेशन आपका स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल और मई ये 2 मंथ हुए हैं, तो आपका कैलकुलेशन 2/12 से होगा। फिर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे 18,000, 19,000 और 17,000, तो इसके बेस पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, साथ ही साथ आपको कैलकुलेशन भी करना है। इन दिस क्वेश्चन देर आर 2 केसेस, ओके। इन केसेस के अकॉर्डिंग आपको
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले उसने बोला देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब फर्स्ट केस में आपको उस तरीके से ट्रीट करना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं। एंड कंडीशन बी, देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशियो बीइंग 3:2। तो सेकंड वाली कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तब क्या होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाएगा तब क्या होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, जनरल एंट्री बाद में देखेंगे। ओके, तो Z का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि सेल तो दे नहीं रखी है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इंटू मंथ डिवाइड बाय 12 इंटू डेथ पार्टनर शेयर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 ईयर्स के प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट मेंशन किए, 3 से एवरेज निकाला। ठीक है, एवरेज कितना आ गया हमारा 18,000। तो फॉर्मूले के लिए 18,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। 2/12 उसकी जो डेथ हुई है वो मई में हुई है, तो अप्रैल और मई 2/12 से आपका कैलकुलेशन होगा, और 1/3 उसका शेयर है। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो 1000 क्या आ गया, जो डिजीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट का शेयर आ गया। ठीक है, टू बी बॉर्न बाय गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो इन केस बी। तो इसी 1000 को जो गेनिंग पार्टनर है वो एक तरीके से शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट तो पहले कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड कंडीशन, पहले फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। तो ये प्रॉफिट आ गया। ओके, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। Z इज अवर डिजीज पार्टनर। सो अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ था 1000, तो 1000 से आपने यहाँ पर ये जनरल एंट्री कर दी। अब सेकंड कंडीशन में बोला है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स का चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा इट मीन्स कि हमें उस अमाउंट को एडजस्ट करना रहेगा। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ये गेनिंग और सेक्रीफाइस के बेस पर होती है। तो हमें सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होगा। तो अभी हमारा रिटायरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पॉजिटिव आंसर आया तो गेन हो जाएगा और नेगेटिव आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस। तो हमने गेन कैलकुलेट कर लिया। गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर x और y दोनों पार्टनर्स का आपने गेन कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 4 और 1। अब ये 4 और 1 में ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स मिलकर किसको देंगे, डिसीज पार्टनर को, जैसे कि रिटायरमेंट के टाइम पर हमने सीखा था। तो ये 4 और 1 का गेन हो गया। अब 1000 का प्रॉफिट इन दोनों को डिजीज पार्टनर को पे करना है। तो x क्या करेगा, 1000 का 4/5 800 पे करेगा, और जो y है y 1000 का 1/5 मतलब 200 पे करेगा। तो यहाँ पर 800 और 200 ये जो अमाउंट आया है इसको हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। गेनिंग पार्टनर आपके डेबिट हो जाएंगे। तो चलिए जनरल एंट्री पे गेनिंग पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वहाँ पर हम रिटायरिंग पार्टनर लेते थे, यहाँ पर हम डिजीज पार्टनर लेंगे जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। तो 2Z कैपिटल अकाउंट, तो 800 200 और 1000 से आपकी ये एंट्री कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, ये तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब डिजीज पार्टनर की जो गुडविल है वो भी तो कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन वैसे ही होता है, ओल्ड गुडविल पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाती है, न्यू जो गुडविल वैल्यूड होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन 61। ओके, P, R एंड S, देर आर 3 पार्टनर्स 4, 8, 3, 8 और 1, 8। इनके रेशियो दे रखे हैं, शेयर दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीट ईयर्स। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके अकाउंट में जो प्रॉफिट 4 ईयर्स के दे रखे हैं उसमें जो उसका शेयर है, ठीक है, उसका जो शेयर होगा वो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, वो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो 4 ईयर्स के प्रॉफिट है उसमें जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर कैलकुलेट करने के बाद उसका आप 1.5 करोगे तो गुडविल कैलकुलेट होगी। तो हम इस तरीके से आगे वर्किंग नोट में गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, ये 4 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे, आपको ए और बी 2 पॉइंट्स दे रखे, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहले तो जो डिसीज पार्टनर है आर, उसकी गुडविल आपको कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ गुडविल को एडजस्ट करना है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हमारा शेयर। तो डिजीज पार्टनर कौन है हमारा, आर की गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला है कि उसके
अकाउंट में, मतलब उसका जो 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट है उसमें उसका जो शेयर है उसका 1.5 आपको करना है। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट थे, 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट थे, ये प्रॉफिट ले लिए। इस प्रॉफिट में 3/8 आर का शेयर है, डिजीज पार्टनर का शेयर है, तो ये 320 टोटल प्रॉफिट हो गया, जिसमें 3/8 किया तो 1,20,000 का जो प्रॉफिट है वो किसका प्रॉफिट हो गया, डिजीज पार्टनर का, मतलब आर का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को जब हम हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे गुडविल। तो यहाँ पर हमने 120 टोटल प्रॉफिट था, उसका हाफ कर दिया, तो 60,000 जो अमाउंट है वो एक तरीके से डिजीज पार्टनर, इट मीन्स के आर की गुडविल हो जाएगी। ठीक है, तो ये गुडविल की एंट्री हमको करना है, एडजस्ट करना है। तो ये 60,000 हमने मेन अमाउंट जो था गुडविल का वो तो कैलकुलेट कर लिया, तो फर्स्ट केस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड केस में उसने क्या बोला है कि आपको इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है। तो अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, गेन और सेक्रीफाइस से। तो सबसे पहले हमें गेन कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, लेकिन इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कौन कितना गेन कर रहा है या न्यू रेशो क्या है, कुछ भी नहीं बोला। तो हम गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 431 पी आर और एस का ओल्ड रेशो है, इसमें से आर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये 3 हमने हटा दिया यहाँ से, तो 4 और 1 ये किसका शेयर हो जाएगा, न्यू शेयर। ओल्ड रेशो की ओल्ड पार्टनर कौन कौन हो गए, पी और एस, तो हम आर का शेयर हटा दिया और पी और एस का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 4 और 1, और यही क्या हो जाएगा, इनका गेनिंग शेयर भी यही हो जाएगा। तो जो हमारे 60,000 थे वो हमने 4 और 1 मीन्स 4/5 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अमाउंट क्या आ गया आपका 48,000 और 12,000। ठीक है, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो दोनों पार्टनर आपके डेबिट हो जाएंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो डिजीज पार्टनर है उसके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टोटल गुडविल 60,000 पे करनी थी, तो 48 पे करेगा कौन, पी, और एस कितना करेगा 12,000। तो इस तरीके से ये गुडविल का कैलकुलेशन भी हो गया और गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने देख ली। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ABC देयर आर 3 पार्टनर्स, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर जो B है, B की डेथ हो जाती है, कब डेथ होती है, 30 जून, मीन्स अकाउंटिंग ईयर जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है आपका, अप्रैल, मई, जून, तो ये 3 मंथ आपके हो गए। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो 3/12 से होगा, 3 मंथ से होगा। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 6 लाख, तो ये 6 लाख की गुडविल है। ओके, और बी का जो शेयर है, डेथ तक का जो उसका शेयर है वो कितना है आपका, 15 लाख का लॉस है। अभी तक आपको प्रॉफिट दिया गया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, लॉस। तो जिस तरीके से प्रॉफिट दिया जाता है ऐसे लॉस भी दिया जाएगा, तो इस सेंस में आपको जनरल एंट्री करनी है। ओके, और इस गुडविल का भी कैलकुलेशन करना और लॉस का भी कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन पहले देखेंगे कि गुडविल में उसका शेयर कितना है। तो गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल वैल्यूड हुई है 6 लाख। 6 लाख में जो डिजीज पार्टनर है बी, उसका शेयर कितना है 2/6, तो जो बी है उसकी गुडविल कितनी हो जाएगी 2 लाख। तो ये 2 लाख से आपकी गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये गुडविल को क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टनर एडजस्ट करेंगे अपने अकाउंट में, तो दोनों पार्टनर गेन करेंगे। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो गेनिंग रेशो। नई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर आप हटा दो, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो शेयर बनेगा वो ही उनका गेनिंग शेयर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर 3/4 और 1/4, ठीक है, 3/4 और 1/4, ये 2 लाख को आप पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो एस कैपिटल और सीस कैपिटल इनको गेन हो रहा है, ये पार्टनर डेबिट हो गए और बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो 2 लाख को यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अब बात आती है आपके प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो प्रीवियस ईयर का जो लॉस है, प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे लॉस दे रखा है तो हमको लॉस कैलकुलेट करना होगा। लॉस दे रखा है यहाँ पर आपको 15 लाख, फॉर्मूला वही चलेगा जो प्रॉफिट वाला आपका फॉर्मूला था, इंटू 2/6, 2/6 उसका क्या हो गया, शेयर हो गया, और 3/12, 3 मंथ हुए थे उसकी डेथ तक की जो डेट है वो 3 मंथ शो हो रहा है वहाँ से, तो 3/12 आपका यहाँ पर आ गया। इसको जब आपने फॉर्मूले में रख के सॉल्व किया तो 1,25,000 ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करते थे, क्योंकि एक तरीके से वो प्रॉफिट होता था, तो प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, लेकिन जब हम उसको किसी पर्सन को पे कर रहे हैं तो वो अकाउंट
क्रेडिट से डेबिट शो हो जाता है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके डिसीज पार्टनर करके हमने एंट्री की थी। लेकिन यहाँ पर लॉस है तो लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब ये लॉस पार्टनर को पे किया जाएगा तो ये डेबिट से क्या शो करेगा, ये हो जाएगा आपका डेबिट से क्रेडिट शो करेगा। तो यहाँ पर जो पार्टनर है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉस है, ये लॉस किसको दे दिया, डिजीज पार्टनर को, तो ये डेबिट से क्रेडिट हो गया 1,25,000। ठीक है, और यहाँ पर बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट की जगह डेबिट हुआ है, क्यों, क्योंकि ये लॉस है 1,25,000 का, जो कि बी पे करेगा किसको, फर्म को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें लॉस था इसलिए इसको यहाँ पर क्वेश्चन में लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज पार्टनर। ओके, अब यहाँ पर जिस तरीके से रिटायरमेंट के टाइम पर हम सेटलमेंट करते हैं रिटायरमेंट पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को, वैसे यहाँ पर जो डिजीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसे भी अमाउंट का सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए भी अमाउंट का हम सेटलमेंट करेंगे। तो द डिजीज पार्टनर शेयर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगी। अमाउंट ड्यू टू अ डिजीज पार्टनर शोन इन हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, अब जब रिटायरिंग पार्टनर था तो वो तो अभी भी है, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद जो भी चीज़ें होगी उसकी वो खुद ही ले लेगा, तो उसके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र की थी। लेकिन यहाँ पर जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे उसका जो नॉमिनी होता है उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटर। तो उसके नॉमिनी के अकाउंट में, मीन्स एग्जीक्यूटर के अकाउंट में वो सारा के सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो डिजीज पार्टनर का होता है, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो भी शेयर होता है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि उसके नॉमिनी को वो बाद में पे कर दिया जाए। तो उस सेंस में भी क्या होती है, आप जनरल एंट्री क्या करोगे, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। मतलब जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट क्रेडिट था, लेकिन अब इसका जो अमाउंट है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये डेबिट हो गया। और एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटर हमारी लायबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट में शो हो जाएगा। ठीक है, तो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। फिर सेटलमेंट किस तरीके से होगा, सेम चीज़ जो रिटायरमेंट के टाइम पे थी, डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर को पे होगा सारा अमाउंट, तो डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया। कैश के और बैंक के थ्रू पे होगा तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर कैश और बैंक से पेमेंट नहीं होती है तो हम उसके नाम से एक लोन अकाउंट ओपन कर देंगे। तो डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट ओपन हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, सेम जो रिटायरमेंट के टाइम पे हमने प्रोसेस की थी सेम चीज़ें। ओके, अब फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डिजीज पार्टनर का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये अभी आपको कोर्स में नहीं है, लेकिन ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पहले जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करे हैं सेम वही चीज़ें, कुछ नई नहीं है, इसलिए इसको हम एक क्वेश्चन लेके ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस क्या करना है कि पहले जितने भी पार्टनर होते थे उन सबका कैपिटल अकाउंट बनता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम होगा अमाउंट का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन रहा है। सेम चीज़ होगी, बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। पी, क्यू एंड आर वर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स विल बी इंटाइटल टू द फॉलोइंग। अब ये चीज़ें आपको पार्टनर्स को पे करना है, तो हम लास्ट में ये देखेंगे कि प्रिपेयर क्या करना है, तो प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो पी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है ताकि पता चले कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है। तो ये फॉर्मेट है आपका पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पे करना है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले बैलेंस BD करके हम कैपिटल लेते हैं। तो जो एग्जीक्यूटर है उसकी कैपिटल कितनी 80,000, तो बैलेंस BD करके आपके 80,000 की कैपिटल आ गई। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 है, 80,000 पे रेट क्या दे रखी है 12% से, तो ये 80,000 पे 12% से 2/12, मतलब उसकी जो डेथ है वो 2 मंथ के बाद हो गई, तो 2 मंथ तक ही वो बिजनेस में रहा, तो इंटरेस्ट भी उसको 2 मंथ का ही कैलकुलेट होगा। तो 2/12 किया तो 1,600, ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे कर दिया। फिर सैलरी 12,000 उसको पर एनम दे रखी है, तो सैलरी के लिए भी 2 मंथ तक ही वो बिजनेस में रहा, तो सैलरी का भी 2/12 करके 2,000 उसको पे कर दिया। उसके बाद ड्राइंग है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्राइंग है कितना है
1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और विड्रॉ कितना किया 15,000। तो ये अमाउंट भी हम क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो ड्राइंग आ गई 15,000 और जो डिजीज पार्टनर है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 1200। सेम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम अभी तक करते आए हैं। अब क्या करना है आपको, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 30,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब उसमें आप ये देखोगे कि जो डिजीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो ये डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट देखेंगे हम यहाँ पे 30,000 टोटल प्रॉफिट है, उसमें उसकी डेथ हो गई है 2 मंथ में, तो 2/12। उसके बाद जो डेथ जिस पार्टनर की हुई है उसका शेयर कितना है 2/5, तो 2/5 ले लिया और ये कैलकुलेट किया तो 2,000 इसका प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। और हमने इसका बैलेंस निकाल दिया। तो जो बैलेंस है हम बैलेंस शीट करके नहीं लिखेंगे, हम ये पूरा के पूरा अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को पे करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर 2 पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट करके ये जो बैलेंस था 69,400 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया और यहाँ पर 85,600 से टोटल लगा दिया। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ओके, आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।